हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। तो आज मैं आपका चैप्टर 5 स्टार्ट कर रही हूँ और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं पिछला 4 चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ और ये मैं आपको एक-एक करके एनसीईआरटी का सारा जो आपका टॉपिक है उसको मैं डिटेल में कवर कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसलिए कि देखिए अब सीटेट क्या है कि अब आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है। वो एक एनसीईआरटी के बुक से लाइन बाय लाइन पूछ लेता है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि मतलब कुछ भी रट्टा मारकर वन लाइनर याद करने से अच्छा है कि आप चीज़ों को कहानी के रूप में चैप्टर को समझें। और अगर आप एक एक चैप्टर को बारी बारी से एक एक करके समझेंगे तो उस बीच में आपको कोई भी अगर मतलब क्वेश्चन सीटेट वाले पूछ लेते हैं तो आपका कंफर्म है कि वो आंसर गलत नहीं होगा। तो आज मैं आपका अध्याय 5 स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि है आपका आपका राजा राज्य और एक प्राचीन गढ़ राज्य। ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा सा आपको समरी समझाने वाली हूँ। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? ठीक है, इसमें आपको ये चीज़ पढ़ना है कि कुछ लोग पहले मतलब कई 100 साल पहले शासक कैसे बने थे। क्या मतलब होता था, तो उन लोग कर वगैरह कैसे वसूलते थे, कौन-कौन से राज्य स्थापित हुए, और आपका महाजनपद कैसे बना, जनपद कैसे बना, हाँ, और आपका मतलब कर जो लोग वसूलते थे, वो लोग कौन थे, किस-किस चीज़ों पे कर वसूलते थे, मतलब आपका जो टैक्स होता है, ठीक है? और आपका जो राजधानी है मगध कैसे बना, वज्जी राजधानी कैसे बना, राजगीर कैसे बना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये मतलब इन सब चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चन हर साल सीटेट वाले पूछते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चैनल को स्टार्ट करते हैं। हम लोग टॉपिक को अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ लोग शासक कैसे बने। ठीक है, मैं आपको पढ़ूंगी पूरा, लेकिन जो जो टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है, जो टॉपिक आपका एग्जाम में आता है, मैं उसे हाईलाइट की हूँ। आप उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, इसलिए कि अगर आप अपना एक नोट्स बनाते हैं तो वो आपको आगे एग्जाम टाइम में याद करने में बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए 50 वर्षों साल पहले क्या हुआ था कि अपने शासक लोग चुनाव कैसे करते थे। ठीक है, तो मतदान करते थे लोग आके बॉक्स में अपना मुहर लगा देते थे, तो इस टाइप से लोग मतदान करते थे। लेकिन 3000 साल पहले लोग मतदान कैसे करते थे, लोग अपने राजा को, अपने शासक को कैसे चुनते थे, तो यहाँ पर है कि कैसे उनको चुनते थे। ठीक है, देखिए अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है, उसमें एक घोड़ा को स्वतंत्र मतलब कि घूमने के लिए छोड़ देते थे। ठीक है, वो जो घोड़ा था वो एक, हाँ, घोड़े को किसी दूसरे राज ने रोका तो वहां अश्वमेध यज्ञ यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। यह वहां का नियम था। ये आप समझे कि कैसे मतलब शासक बनते थे। तो और उसके बाद क्या था कि अगर घोड़े को जाने दिए तो इसका मतलब यह था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले जो राजा थे वो उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो इसलिए पूरे ये जो मतलब यज्ञ था, इसमें बहुत लोगों को आमंत्रण मिलता था और जो विशिष्ट पुरोहित थे ये उसे संपन्न कराते थे। यज्ञ यज्ञ करने वाले राजा जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली उन्हें माना जाता था। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा तो जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली थे। और वह यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा, हाँ, उनके लिए उपहार लाते थे। तो ये होता था अश्वमेध यज्ञ में और ऐसे बनते थे शासक। ठीक है, तो अब आगे है राजा का मुख्य स्थान होता था आयोजन में, जो अश्वमेध यज्ञ लोग कराते थे उनका मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन या बाग के खाल की एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। जो युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका ही सहचर होता था। ये आपका इम्पोर्टेंट है। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय और अन्य गुणों का गान करते थे। उनकी रानियां, ठीक है, अब यहाँ से आइए, उनकी रानियां जो हैं और पुत्रों को कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने पड़ते थे। और हाँ, जो वो वैश्य लोग थे, वैश्य जैसे समान लोग उपहार लाते थे, जो राजा थे जो अश्वमेध यज्ञ करते थे। तो आपका ये क्वेश्चन आता है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले कैसे राजा थे, उनके
अश्वमेध यज्ञ किस प्रकार का यज्ञ है, शासक कैसे उन लोग चुनते थे, ठीक है। और इन्हें पुरोहित जो है वो शूद्र मानते थे, इसलिए उन्हें कई कई अनुष्ठान में शामिल नहीं करते थे। ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। अब आपका आता है वर्ण। वर्ण क्या होता है, देखिए उस समय चार सामाजिक वर्ग थे। हाँ, उस समय देखिए आज भी लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे हाँ मानते हैं, लेकिन लेकिन उस टाइम ये आपके के चार कास्ट एक टाइप का आप समझिएगा थे, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन और अध्यापन और यज्ञ करना था। सबका अलग अलग काम में बटा हुआ था। ये क्वेश्चन आपका आता है कि मतलब 4 सामाजिक वर्ग कौन-कौन से थे? तो आपका ये है, और सबके मतलब कि ब्राह्मणों के कौन-कौन से काम थे, तो आपको एक लाइन सेंटेंस दे देगा और बहुत सारे तो आपको अगर पता रहेगा, अगर आप डिटेल पढ़े होंगे तो ही आप लिख पाएँगे। और उनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। क्षत्रिय का काम यु क्षत्रिय का काम युद्ध करना था, लोगों की रक्षा करना था। वैश्यों का काम खेती, पशुपालन था और शूद्रों का काम था अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना। तो ये हो गया आपका हुँ, वर्ग। अब यहाँ पर ये है आपका घूसर पात्र, ठीक है? ये आपका जो पुरातत्वविद थे, वो जब पूरा स्थल का जब खोज किए, तो उनको ये थालियाँ और कटोरियाँ मिला। तो इससे ये पता चलता है कि इस तरह के सुंदर और चिकने बर्तन जो हैं, ये भी लोग इस्तेमाल में लाते थे। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जनपद, ठीक है? जनपद कैसे बना, ठीक है? अब जो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा थे। हाँ, अब जब उनका सब कुछ संपन्न हो गया, तो वो अब महाराज मतलब कि राजा नहीं थे, अब वो महाजनपद के, वो मतलब अब जनपद के राजा उनको सब लोग मानता था, ठीक है। अब देखिए पुरातत्वविद ने इस जनपद की कई बस्तियां खुदाई की है। जैसे देखिए दिल्ली में पुराना किला, पुरातत्वविदों ने ये सब खुदाई में हाँ पाया है। देखिए उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास का हस्तिनापुर, एटा के पास अंतरजी खेड़ा इनमें से प्रमुख है। और खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ी में रहते थे और मवेशियों अन्य जानवरों को पालते थे। और किस किस चीज का खेती करते थे, चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल और सरसों जैसे फसलें उगाते थे, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, हर चीज को नोट डाउन हाँ कि कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इन पूरा स्थल में लोग भी कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले थे, उन्हें चित्रित घूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। यही है वो पात्र हाँ जो कि यहाँ पर है। चित्रित घूसर पात्र के रूप में जानते थे। इनके नाम से ही इससे ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर जो चित्रकारी हुई है, ये आम तौर पर सरल रेखाएं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। मतलब ये हाँ जो आप लोग ट्रायंगल वगैरह पढ़ते हैं या आपको जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं, उनके शेप्स इनमें बने थे, ठीक है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं महाजनपद कैसे बना, ठीक है। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से थे, तो जो जो जनपद महत्वपूर्ण थे उनको महाजनपद के नाम से जाने लगे लोग, ठीक है। जो जनपद अधिक महत्वपूर्ण थे कर कब 2500 साल पहले, तो उनको लोग महाजनपद के नाम से जाने लगे, ठीक है। तो आपका देखते हैं कि कौन कौन से महा जनपद हो गए, ठीक है। ये देखिए पहला आपका है तक्षशिला, ये देखिए आपका है हस्तिनापुर, वैशाली, मगध, उज्जैन। तो आपके ये सब जो है महाजनपद और महत्वपूर्ण जनपद के नाम से जाने जाने लगे, ठीक है। इनको लोग जानने लगे। अब ये सब में क्या हुआ कि इन सब में किलेबंदी कर दी गई। हाँ, अर्थात किलेबंदी मतलब क्या हुआ कि उनके चारों ओर लकड़ी और ईंटें और पत्थर की ऊंची-ऊंची दीवारें बनाई गई कि हाँ लोग उसमें सेफ रहें, जनपदवासी भी सेफ रहें, ठीक है। उनमें से किसी प्रकार का लोगों को दिक्कत परेशानी न हो। तो ये है आपके सामने, ठीक है, कि ये किलेबंदी कर रहे हैं और ये इतनी ऊंची-ऊंची दीवारें, मतलब आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितनी मेहनत मतलब लोग इसको बनाने में करते थे, ठीक है। यहाँ पे है ये आपका एक एग्जाम्पल है कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है, ईंट की दीवार का अवशेष है। ये ईंट के दीवार का कुछ भाग आपका इलाहाबाद में हाँ आपका कौशाम्बी किले की दीवार है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में मिला है। तो ये आपका प्रश्न बनता है कि आपका कौशाम्बी जो है कहाँ पर है, तो आपका आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिला है। कितना वर्ष पुराना है, 2500 साल पहले इसका हाँ संभवतः मतलब निर्माण हुआ था। ये आपका हो गया। अब देखिए
राजाओं के आक्रमण से, हाँ, डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण होता था। ये जो किला है, ऐसा किला क्यों बनता था? तो ऐसा किला इसलिए बनता था कि अगर आक्रमण हो तो उससे उनकी राजधानी सुरक्षित रहे, उनका किला सुरक्षित रहे। इसके चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपने समृद्ध और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। ये आपका इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से है, आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ के कहानी के रूप में आप समझ सकते हैं, लेकिन जो जो चीज़ मैं हाइलाइट की हूँ वो आपका सारा इम्पोर्टेंट है। अब आइए हम लोग यहाँ से देखते हैं, स्त्री पुरुषों और बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। सही बात है कि इसको बनाने में लोगों ने बहुत ही मेहनत किया है, इसलिए कि कोई भी काम में हम लोग सब लोग अगर मिल के मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। तो इसमें लाखों की संख्या में ईंट और पत्थरों का इंतजाम उस टाइम में कैसे लोग करते होंगे और कितने परिश्रम से इसको बनाए हैं। अब आपका यहाँ पे आइए देखिए, अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। तो अब इतनी ऊंची ऊंची दीवार अगर लोग बनाएंगे राजा लोग, तो स्वाभाविक सा बात है कि उसको बनाने के लिए कर्मचारी रखेंगे ही, ठीक है, उनको उनको वेतन भी, हाँ, देंगे, ठीक है। तो अब उनको वेतन तो देते थे, ठीक है, लेकिन महाजनपद के जो राजा थे वे ऋग्वेद में उल्लेखित राकर मतलब कि राजाओं से किस प्रकार भिन्न है। किस प्रकार है भिन्न थे, मतलब इसका मतलब है कि जो महाजनपद के जो राजा थे और जो ऋग्वेद के जो राजा थे, ठीक है, तो उनमें और इनमें क्या अंतर है, ठीक है। तो अंतर आपका यही है कि आपका देखिए कर और कृषि में परिवर्तन, ठीक है। देखिए उस टाइम आपका कर नहीं वसूलते थे, लेकिन अब आपके महाजनपद के जो राजा हैं वो विशाल किले बनवाते थे, बड़ी बड़ी सेना रखते थे, कर्मचारियों की भी आवश्यकता पड़ती थी, और समय समय पर लाए गए उपहार पर उन लोग, हाँ, नियमित रूप से निर्भर नहीं थे, उन लोग कर वसूलते थे। तो किस किस चीजों पर कर लगाते थे, ठीक है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ देखिए, फसलों पर कर लगा, कारीगरों पर, पशुपालक को, हाँ, और जानवरों या उनके उत्पादकों के रूप में, और व्यापारियों को सामान सामान पर कर देना पड़ता था, और आखेटकों और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो इस पर आपका कर वसूलते थे, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन आएगा कि किस किस चीजों पर कर नहीं वसूलते थे, तो आपका ये सारा कुछ आ जाएगा और एक उसमें एक्स्ट्रा कर देगा, तो वही आंसर आपका होगा कि इन पे आपका कर नहीं वसूलते थे, ठीक है। अगर आप इसे नोट डाउन करेंगे तो आपको चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी, बैठेंगी। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा। और अब आपका आता है कृषि में परिवर्तन, तो आपका मेन मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ। देखिए इसमें दो बड़े परिवर्तन आए, कौन कौन से आए, इसमें फाल अब लोहे के बनने लगे, मतलब जो खेती करने वाला था उसको जो कहते हैं हल, ठीक है, अब वो लोहे के बनना स्टार्ट हुए थे। हाँ, अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाड़ की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। अब खेतों में बीज छिड़क कर, हाँ, धन उपजाने के बजाय धन की पौधे तैयार कर उन्हें रोपण किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रहते थे और इसलिए पैदावार भी अच्छा होने लगा। ये आपका हो गया कृषि में परिवर्तन की, पहले क्या था, पहले लकड़ी का फाल था, हाँ, अब लोहे का फाल हुआ, हाँ, तो कैसे कैसे बदलाव हुआ ये सब आपका हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं मगध कैसे बना, ठीक है। इन ये सब में से सवाल आपका बहुत पूछता है, तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बना। ये इम्पोर्टेंट है, लाइन को मैं पूरा हाईलाइट की हूँ, आप इसे पूरा पढ़िएगा, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब आपका ये दो चीज पूछता है, गंगा और सोन नदी जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, गंगा और सोन। अब इसमें क्या क्या मतलब कि मतलब साधन थे आपका, यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था, लेकिन इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था, ठीक है, मतलब हाथियों को पकड़ते थे, उन्हें पूरा सिखाते थे, सिखाने के बाद उनसे काम करवाते थे, ठीक है।
अब जंगलों में घर, गाड़ियाँ, रथ बनाने के लिए लकड़ियाँ मिलती थी और जो भी जंगल थे उनसे वो औज़ार बनाते थे, गाड़ी बना लिया करते थे, घर बना लिया करते थे, रथ वग़ैरह सब कुछ औज़ार, हथियार तो ये सारा वो कुछ बनाना स्टार्ट कर दिए थे। किससे? जो जंगलों से लकड़ियाँ मिलती थी, ठीक है? हाँ, अब यहाँ पर है ये देखिए आपका इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बने। कौन बना? बिंबिसार और अजातशत्रु। ये आपका हर बार क्वेश्चन पूछता है कि मगध में बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन बने, तो आपका बिंबिसार और अजातशत्रु, इनके नाम आपको याद करने हैं। हाँ, और अन्य जनपद को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे, ठीक। अब यहाँ से देखिए उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक ये फैला हुआ था। कौन सा? मगध। ये बिहार में राजगीर है। तो आपका ये क्वेश्चन आता है कि आपका आधुनिक राजगीर या राजगिरी कहाँ पर है? तो ये आपका है बिहार में, ठीक है। कहाँ पर है? बिहार में, जो कि बाद में आपका पाटलिपुत्र, आज का पटना को राजधानी बनाया गया। ये आपका अब यहाँ से देखिए 2300 साल पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। हाँ, कितने साल पहले? 2300 साल पहले मैसिडोनिया का राजा सिकंदर था। सिकंदर कहाँ का था? मैसिडोनिया का। वो करता क्या था? पूरी तरह सफल न होने पर वो, हाँ, मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारत उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया और जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उनके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। तो यह बात से वो भयभीत थे और भारत के शासकों के साथ पैदल, रथ और हाथियों की एक बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, तो आपका यही आपका मेन, हाँ, पॉइंट था। ये उतना इम्पोर्टेंट आपका नहीं है, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं वज्जी। वज्जी आपको मैं बताई थी कि आपका मगध के बाद, हाँ, वज्जी भी एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य बना। बहुत ही शक्तिशाली राज्य बना जो कि मगध के नजदीक ही है। कौन सा? वज्जी राज्य, ठीक है। इसकी राजधानी कौन सी है? वैशाली। देखिए व और ब ये बहुत ही आपका, हाँ हाँ, मैच मैच होता है। हाँ, वैशाली, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी, जहाँ एक अलग किस्म के शासक व्यवस्था थी और जिसे गढ़ संघ कहते थे। तो ये आपका क्वेश्चन आता है कि गढ़ संघ किसे कहते थे? तो वज्जी को बोलते थे, जो कि मगध का एक शक्तिशाली राज्य बना था और उसकी राजधानी वैशाली थी। गढ़ और संघ के कई शासक होते थे। हाँ, इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था, ठीक। देखिए अब आपका हो गया, तो अब ये आपका अभी आपका वज्जी चल रहा है, ठीक है। तो कई शक्तिशाली राज इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। बाद में गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें राज में शामिल कर लिया और इसके बाद तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे, ठीक है। तो आप अगर बीच से कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो आपको समझ में आएगा ही नहीं, इसलिए कि हर एक चैप्टर को रिलेट करते हैं। 15 मिनट्स के, 20 मिनट्स के हैं, हाँ, जो कि आप इसको देखेंगे, समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और सीटेट के एग्जाम में आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है पास होने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी, तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।